दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे और उसमें ज़ाहिर है जो एक बुनियादी नुक्ता रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला ही है। इसी बारे में आज बिलावल भुट्टो सरदारी ने स्टेटमेंट दी, बड़ी इंटरेस्टिंग कि आईनी अदालत ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। मजबूरी किस तरह से है इसका आज जवाब लेने की प्रोग्राम में कोशिश करेंगे और ज़रूरी क्यों है, क्या इसके बगैर पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ कायम नहीं रह सकता या निज़ाम इंसाफ नहीं चल सकता, इस सवाल का जवाब भी आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। और बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर हुकूमत की तर्जुमानी और इत्तेहादी हुकूमत की तर्जुमानी करते हुए ये वाज़ेह कर दिया कि आईनी अदालत हर सूरत में बनेगी और उसके जो सरबरा होंगे रोटेशन पॉलिसी पे होंगे और एक तरह से आईनी तरमीम को डिफेंड किया। 26 आईनी तरमीम जो कि मुजव्वज़ा है उसके लाने को डिफेंड किया और साथ ही बता दिया कि ये तरमीम हर सूरत में आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत ने हतमी तौर पे फैसला कर लिया है, जिसमें मुल्क की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी, कि वो किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पे अमल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रिजर्व सीट्स के फैसले पे अमल कर लिया जाए तो फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कौमी असम्बली में वजूद आ जाता है और फिर हुकूमत की 2/3 अक्सरियत बरकरार नहीं रहती। लेकिन अगर हुकूमती इत्तेहादी जमातें स्पीकर सेक्रेटेरिएट के उस मीज़ानिए पे कायम रहती हैं जो चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था, तो फिर 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास आसानी से मौजूद रहती है। लेकिन उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं होगा। तो अगर रिजर्व सीटों के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे हुकूमत अमल नहीं करती तो क्या तौहीन अदालत की मुर्तकिब होगी? क्या तौहीन की कार्रवाई हो सकती है हुकूमत के खिलाफ, वज़ीर आज़म के खिलाफ, काबीना के खिलाफ, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़े लोगों के खिलाफ? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। या फिर क्या सुप्रीम कोर्ट इंतज़ार करेगी या सुप्रीम कोर्ट को इंतज़ार करना पड़ेगा कि रिव्यू पिटीशन में नज़र सानी में जाएं जो भी मुतासरा फरीक है और उसके बाद कोई हतमी फैसला हो तो फिर पता चले कि ऊँट किस करवट बैठेगा। इलेक्शन कमीशन की जहां तक बात है तो ईसीपी का आज छठा इजलास भी बेनतीजा रहा और ईसीपी अभी तक फैसला नहीं कर सका कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करना है या कौमी असम्बली की जो कानून साजी है उस पे अमल करना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने आज एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा को निशाने पर रखा है, बड़े उन पे अटैक्स किए हैं। ख़ास तौर पे बानी पीटीआई इमरान खान ने अडियाला जेल में बात करते हुए बहुत से इल्ज़ामात लगाए हैं। तो इमरान खान और पीटीआई की जो ये पॉलिसी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़िया बना दिया जाए, उन पे अटैक किए जाएं, क्या इसका कोई फ़ायदा होगा? क्या इसका कोई सियासी फ़ायदा होगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ को? और सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने आज जेल से यही सब इल्ज़ामात लगाते हुए लंदन प्लान का जिक्र करते हुए थर्ड एम्पायर की भी बात की और कहा कि जी ये सब कुछ करवाने में थर्ड एम्पायर मुलव्विस है जो कि एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। अब थर्ड एम्पायर किसको कहते हैं इमरान खान सबके सामने वाज़ेह है। अगर उनके माजी के बयानात का भी जायज़ा लिया जाए तो वो थर्ड एम्पायर से मुराद एस्टैब्लिशमेंट लेते हैं। तो एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट को, जो कि एक इदारा है, फ़ौज का इदारा है, अदलिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों इदारों को अपनी जद पे रखने में, इल्ज़ामात की जद पे रखने में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को या मोर स्पेसिफिकली एंड मोर प्राइमरीली इमरान खान को फ़ायदा क्या हो सकता है, इसी पर प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सियासतदान हैं और साबिक विफाकी वज़ीर रह चुके हैं इत्तलात और नशरियात के फवाद हुसैन चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। एक तो बिलावल भुट्टो ने आज कह दिया कि जी आईनी अदालत ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है और इसका मतलब वाज़े लिया ये जा सकता है कि हुकूमत किसी भी सूरत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करने के मूड में नज़र नहीं आती। तो गोया जो इस वक्त मुकन्ना बमुकाबला अदलिया या पार्लिमान बमुकाबला सुप्रीम कोर्ट के लड़ाई की कैफियत है वो मज़ीद बढ़ जाएगी या मज़ीद उसमें संगीनी आ जाएगी। तो इस लड़ाई का अंजाम आप कहाँ जाते हुए देखते हैं? देखिए गरीना, जो ये लड़ाई है ना, ये दुनिया में कोई पहली नहीं है, आखिरी भी नहीं है। और अदलिया में और पार्लिमान में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है बादशाह की
और जुडिशरी की और पार्लियामेंट की लड़ाई की, चाहे आप यूके की हिस्ट्री उठा के देखें, चाहे आप फ्रांस की देखें, और अगर आप लेटली देखना चाहें तो अमेरिका की उठा के देखें। अभी भी अगर आप देखें तो 2 महीने पहले अमेरिका में जो जुडिशरी है उसने प्रेसिडेंट बाइडेन को सख्त नाराज किया जब उन्होंने ये जजमेंट दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता बिकॉज उन्हें इम्यूनिटी हासिल है। और जो बाइडेन है उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया है कि ज्यादातर जजेस जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं और रिपब्लिकन इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो इसलिए उन्होंने ये फैसला दिया है। सो दिस इज नॉट समथिंग कि पाकिस्तान में कोई यूनिक हो रहा है, ये एक कसल है जो चलती रहती है। अब जहां तक सुप्रीमेसी का ताल्लुक है, देखिए ना, जहां पर तो पार्लियामेंट, जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर तो ना पार्लियामेंट सुप्रीम है ना ही सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, वहां पर तो आइन सुप्रीम है। और हमारा आइन जो है वो कहता है कि हम जो है वो सॉवरेनिटी, जो अल्टीमेट सॉवरेनिटी है वो तो अल्लाह अलमाइटी को हासिल है। अल्लाह खुदा ताला की जात जो है वो अल्टीमेट सॉवरेन है। और फिर जो पाकिस्तान के चोजन रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ये इख्तियार इस्तेमाल करेंगे अल्लाह की मुतय्यन हदूद में, और उसके बाद पार्लियामेंट ने आइन बनाया है। अब पार्लियामेंट दो तरह के इख्तियारात इस्तेमाल करती है, एक तो वो आइन के तहत इस्तेमाल करती है और एक वो कानून के तहत इस्तेमाल करती है। सो सेपरेशन का जो प्रिंसिपल है जो तकरीबन 1000 साल लगे डेवलप होते, वो ये है कि आइन जो है वो 3 इदारों के दरमियान इख्तियारात तकसीम करेगा और वो इदारे अपने अपने फंक्शन जो है उसमें काम करेंगे। अब आइन की इंटरप्रिटेशन का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। लिहाजा कोई भी हुकूमत ये तो हरगिज नहीं कह सकती कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ही वो नहीं मानेंगे, उसके ऊपर वो नजरसानी कर सकती हैं। हाँ, वो उनके फैसले को 2/3 मेजॉरिटी से चेंज कर सकती हैं, और 2/3 मेजॉरिटी जब एक्सरसाइज वो करेंगी तो वो एक फिर आईनी इख्तियार होगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तब्दील कर सकती हैं आइदर थ्रू नजरसानी या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तीसरा कोई इख्तियार पार्लियामेंट के पास नहीं। ठीक है, सो आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट 2/3 की मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तब्दील कर सकती है। कमोबेश यही बात, बल्कि तकरीबन यही बात कल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी कही, जहां पे उन्होंने रीट्रेट किया कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को उन्होंने अपहोल्ड करने की अपनी तरफ से कोशिश की। तो आप भी गालिबन वही बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में इस वक्त एक बहरानी कैफियत है। पार्लियामेंट अदलिया आपस में आमने सामने है, टकराव की कैफियत क्रिएट हो चुकी है। किसका ऑर्डर प्रिवेल करेगा, किसकी सुप्रीमेसी प्रिवेल करेगी, किसकी हुदूद कहाँ पे जाके ख़त्म होती हैं। और सवाल का मेरा पहला हिस्सा वहीं पे बरकरार है कि क्या आप समझते हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ फिर तौहीन की कोई कार्रवाई हो सकती है? ख़ासतौर पर बिलावल ने जो आज कह दिया कि जी हर सूरत में आईनी अदालत बनेगी, ये ज़रूरी भी है, मजबूरी भी है, तो इस सिचुएशन पर ज़रा आप कमेंट कीजिएगा। मैंने आपको पहले अर्ज किया, कानून साजी तो आइन के तहत है, और आइन क्या है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लिहाजा ये जो पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया है, जो कानून मुतसादिम है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, उस कानून की तो कोई हैसियत नहीं होगी। अलबत्ता अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगी तो फिर इसके ऊपर एक बहस है। मैं जाती तौर के ऊपर बिल्कुल इसका कायल हूँ कि 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी कर सकती है। ये अलहदा बात है कि हिंदुस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक नया थ्योरी ले डाउन की जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहते हैं, और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो मिलिट्री कोर्ट केस था उसमें उसको इंडोर्स किया। वो कहती है कि जी आप जो पार्लियामेंट है वो उसकी जो आइन बदलने की भी सलाहियत है वो भी महदूद है। मैं आपको दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के इस फैसले के साथ और अपनी अदालत के इस फैसले के साथ एग्री नहीं करता, क्योंकि मेरे ख्याल में 2/3 मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट जो है वो आइन बदल सकती है और उसमें कोई दो राय नहीं है। कानून अलबत्ता वो नहीं बना सकते सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ या किसी भी अदालत के फैसले के खिलाफ। तो वो एक आगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है कि कैसे बता। अब यहाँ पे जो तरमीम ला रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, वो तो यकीनी तौर के ऊपर आइन का बुनियादी ढांचा खत्म करने के मुतरादिफ है। अच्छा। इसका आर्गुमेंट फिर ये भी है कि जैसे पार्लियामेंट अगर ये कहे कि आज के बाद इलेक्शन नहीं होगा और हम ही कंटिन्यू करेंगे, तो क्या ऐसी तरमीम जो है उसको अदालत को मानना चाहिए? दूसरी तरफ ये जो तरमीम ला रहे हैं इसमें ये क्या कर रहे हैं, इसमें 2-3 चीजें बड़ी फंडामेंटल हैं जो ये कर रहे हैं। एक तो ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा खत्म कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर खत्म कर रहे हैं,
ये हाई कोर्ट के जजेस को हर साल घर भेजने का इख्तियार ले रहे हैं और उनको ट्रांसफर करने का इख्तियार ले रहे हैं, वो भी सोर्स रिपोर्ट के ऊपर। उसके बाद देखिए क्या होगा कि जो आर्टिकल 199 है, जो वकील रोज पिटीशंस फाइल करते हैं, वो प्रैक्टिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई जज भी इसके ऊपर जो है वो ऑर्डर जारी नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसकी जाहिर है कि कोई मिसाल ही नहीं मिलती दुनिया में सिवाय साउथ अफ्रीका के, जो एक कॉमनवेल्थ कंट्री है जहाँ पे ये कॉमन लॉ का मुल्क है, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई गई थी, लेकिन वो उसके सर्कमस्टांसेस बिल्कुल और थे, क्योंकि सारी अदालतों में अपार्थाइड जो रजीम थी उसके जजेस लगे हुए थे। उन्होंने एक नई कोर्ट बना दी कि हम उन कोर्ट को जो है वो लेंगे जो न्यूट्रल हो। और किसी दुनिया के मुल्क में, कॉमन लॉ मुल्क में, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कोई तस्वुर नहीं है। सो पाकिस्तान एक बड़ा यूनिक काम करने जा रहा होगा और उससे 2 सुप्रीम कोर्ट्स बन जाएंगी, 2 इदारे बन जाएंगे, और मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। और कोई ऑनरेबल आदमी तो खैर इसमें जज फिर बनेगा ही नहीं। साहब अगर बन जाए, बोर बन जाए, लेकिन किसी ऑनरेबल आदमी के लिए ऐसी कोर्ट में काम करना बड़ा मुश्किल होगा। ये काजी फाइजा के हवाले से जो आपने बात की है, इस पर मैं आगे चल के आपसे सवाल करती हूँ, लेकिन मेरा सवाल का वो हिस्सा अभी भी बरकरार है, जवाब तलब है। जो आपने कहा, जो मैंने सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल ना करके हुकूमत या पॉलिटिकल पार्टीज, जैसा बिलावल भुट्टो ने भी आज बयान दे दिया, आज़म नज़ीर तारड़ ने इससे पहले बयान दे दिया कि तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़ों के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ या काबीना के ख़िलाफ़ कोई तौहीन की कार्रवाई हो सकती है, या अभी सुप्रीम कोर्ट वेट करेगी, या सुप्रीम कोर्ट को वेट करना चाहिए कि नज़र सानी पिटीशंस आएँ, उनका फ़ैसला हो जाए, और तब तक क्या PTI को सीटें नहीं मिलेंगी? ये मामला, ये आपको ऊँट किस करवट बैठता हुआ नजर आता है? देखिए, मसला ये है कि 1997 में आप अगर आपको याद हो तो बेनजीर भुट्टो शहीद की जो गवर्नमेंट थी वो डिसमिस हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में करार दिया कि अगर अदालत के फैसले का एहतराम नहीं जो कोर्ट करती, उसमें इशू, बाकी इशूज के साथ ये इशूज थे कि जजेस के फोन टैप किए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो हमारा इख्तियार है कि अगर हुकूमत आइन पे अमल नहीं कर रही तो वी कैन सेंड दैट गवर्नमेंट होम। सो पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना इख्तियार हुकूमत को घर भेजने का लिखा हुआ है। और उसके बाद आपको मालूम ही है, यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस है जिसमें कन्विक्शन हुई और यूसुफ रजा गिलानी साहब को जाना पड़ा। अब भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और नहीं करना तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और शहबाज शरीफ साहब को अगर 1-1 मिनट की भी कन्विक्शन दे देगी कंटेम्प्ट में, तो जाहिर है कि दोनों को घर जाना पड़ेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। अब दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि इस वक्त जो नजरसानी की पोजीशन है, देखिए अब जाहिर अभी नजरसानी का केस फिक्स नहीं हुआ, लेकिन आपको देखें तो जो 4 दिन पहले ही जो जजेस हैं उन्होंने 8 जजेस ने दोबारा जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर फैसला किया। इसका मतलब यह है कि कोई जज उनमें अपने फैसले से पीछे नहीं हट रहा। उसके बाद अब जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, अगर नजरसानी में ये केस लगता है तो मुझे ये लगता है कि पहले फैसला जो है वो 8-4 से हुआ है, अब ये 9-4 पे, 8-5 से हुआ है, अब ये 9-4 पे चला जाएगा, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब भी जो हैं वो भी अब इस फैसले के ऊपर आ जाएंगे। सो नजरसानी में तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इसमें कुछ जो है वो दे कांट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि जो हालात बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त तकरीबन 14 जजेस जो हैं वो बिल्कुल एक तरफ खड़े हैं और फायज ईसा साहब के साथ 3 जजेस खड़े हैं। वैसे भी मुझे नहीं समझ आई कि क्यों जो एक इस तरह का माहौल क्रिएट किया है जिसका कोई फायदा नहीं होगा, हुकूमत को भी कोई फायदा नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट को भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप देखें ना, PTI के एक आप पहले ही एक सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, अब आप वकीलों और जजों के साथ भी एक बड़ी लड़ाई में एंटर होंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वकील और जजेस जो हैं वो इस अमेंडमेंट को कोई जैसे कहते हैं कि लाइन डाउन या लेट के ले लें। इसके ऊपर रेजिस्टेंस होगी और आप पहले ही एक इतनी बड़ी रेजिस्टेंस में है, अब आप एक और इतनी बड़ी रेजिस्टेंस जो अपने खिलाफ शुरू कर लेंगे। तो मुझे नहीं समझ आता किसने ये एडवाइस किया है कि फायज ईसा साहब इतने इंपॉर्टेंट हैं कि सारी वकला और जजों को आप अपने मुखालिफ कर दें।
आप बार बार चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीदा की बात कर रहे हैं और आपने ये भी फरमाया कि इस वक्त हुकूमत जिस लड़ाई में पड़ गई है, एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी के साथ, फिर साथ ही वकीलों और जजेस के साथ, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक लड़ाई की कैफियत में नजर आती है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो, चाहे अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ हो। सो मच सो कि आज उन्होंने फिर एक बार रीट्रेट किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजीदा इमरान खान ने, उन्होंने जो गुफ्तगू की अटियाला जेल में, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे बहुत संगीन किस्म के इल्जामात एक बार फिर उन्होंने आयद किए। तो इसको आप क्या कहेंगे? क्या ये भी पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ, आइन के एक स्ट्रक्चर, एक मुआशरे के बुनियादी स्ट्रक्चर के मुनाफी नहीं है कि आप तमाम इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करें? सो मच सो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा जिस पे अवाम का एतमाद होता है, लंदन प्लान का हिस्सा हैं और थर्ड एम्पायर के साथ मिले हुए हैं और थर्ड एम्पायर एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं, इन इल्जामात पे क्या कहेंगे आप? बट अनफॉर्चुनेटली देखिए ना कि चीफ जस्टिस साहब, फायजीदा साहब रोज इन इल्जामात को तो खुद ही सही साबित कर रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें कि वो तमाम जो केसेस हैं जो कि असेंबली के अंदर नंबर गेम को बदलते हैं, चीफ जस्टिस साहब खुद उनमें जो है वो बैठ जाते हैं। आपने 4 नशिस्तें जो हैं वो PMLN को रिकाउंट में दिलवा दी जिसका कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं था, और इस तरह आपने आउट ऑफ वे जाके इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया कि वो इसको रिकाउंट करे और ज्यादा सीटें दे दे। अब अगरा जो आर्टिकल 63A का केस है उसके ऊपर भी आप खुद जो है वो हेड कर गए, और दूसरी तरफ आपने जो वादा किया था कि जो एडहॉक जज लगाए जा रहे हैं वो आईनी तशरीह के मुकदमात में नहीं बिठाए जाएंगे, लेकिन आपने उनको एडहॉक जज को उसमें बिठा दिया। सो जो इल्जामात उनके ऊपर लगते हैं वो तो अपने एक्शन से ही उसको डिनाई कर सकते हैं, बट अपने एक्शन से तो उसको सॉलिडिफाई कर रहे हैं जो कुछ इमरान खान कह रहे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब को भी तो चाहिए कि फिलहाल जबकि तमाम पाकिस्तान को ये लगता है कि एक अमेंडमेंट जो है वो पर्सन स्पेसिफिक है और उनका फायदा सिर्फ फायजीदा साहब को लाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए किया जा रहा है, तो ऐसे मुकदमात में खुद ना बैठें। और रवायती तौर के ऊपर भी चीफ जस्टिस जब आखिरी महीने में होते हैं वो कभी भी इस तरह के इंपॉर्टेंट केसेस को अपने पास नहीं लगाते और अपने सक्सेसर के लिए उसको छोड़ते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। नए DGI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, उनकी तैनाती हो गई है। चार्ज तो उन्होंने अभी अपने ओहदे का नहीं लिया, 30 सितंबर को वो चार्ज लेंगे। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या तवक्कुआत होनी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट में इस तब्दीली के साथ, और क्या इसके बाद PTI को इस्टेब्लिशमेंट से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए तो किस तरह से? आपकी सजेशन क्या होगी? व्हाट वुड बी योर पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए जी, हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ये मैं तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी जो है वो कोई इतनी कीननेस नहीं दिखाई गई अब तक, और सच्ची बात यह है कि कोई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश नहीं की गई कि जिसमें हालात बेहतर हों। लेकिन बहरहाल मैं तो यही समझता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान जैसे मुल्कों में एक हकीकत है और आप 24/7 जो है वो लड़ाइयाँ नहीं कर सकते। पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की जरूरत है। नए DG जो हैं उनका एक क्लीन रिकॉर्ड है एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न। आई थिंक PTI को इस अपॉइंटमेंट को वेलकम करना चाहिए और तवक्को करनी चाहिए कि वो आके जो पॉलिटिकली कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है वो पैदा करने की कोशिश करेंगे। और आई मस्ट से वो एक बड़े पढ़े लिखे आदमी है और ये एडवांटेज है, वो आई वुड से एक ब्लू ब्लडेड फौजी हैं। उनके वालिद साहब भी बहुत एहतराम है उनका फौज में, ही इज अ टॉल गाय इन हिज ओन राइट। तो उनका जो जनरल साहब है जनरल आसिम, उनका भी बड़ी रिस्पेक्ट है फौज के अंदर भी, और उनको मेरा ये ख्याल है कि जो तहरीक इंसाफ है ये मौका देना चाहिए कि वो जो यहाँ पर उलझने पैदा हुई हैं उनको उन शिकनों को वो जो गांठें हैं उनको खोलने के लिए वो कुछ माहौल पैदा कर सके। और अगर आप पहले दिन से जो है वो लड़ाई शुरू करेंगे और तो फिर तो ये बात कंफर्म हो जाएगी ना कि आप इंस्टीट्यूशन से आप लड़ना चाहते हैं। तो आपकी तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आपने इंस्टीट्यूशनल लड़ाई नहीं बनानी, बस एक तो हो गया जिन्हें वक्त होता है लोगों में जो जहाँ पे आप होते हैं, कभी लड़ाई भी हो जाती है फिर आप ठंडे भी हो जाते हैं। So this is how it should be. Pakistan needs stability, and I think the new DGI has a very important role इस तरफ प्ले करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद हुसैन चौधरी साहब प्रोग्राम में आज बात करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN से कुछ मज़ीद मामलात और मुद्दात के हवाले से सवाल जवाब करेंगे। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पीटीआई से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं उमर डार साहब, सियालकोट से इनका ताल्लुक है, वो मौजूद है मेरे साथ। उमर डार साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट आप चूँकि प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं कि आप हों, उस्मान डार हों, आपकी वालिदा हों, आपकी फैमिली हो, बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिकल फाइट आप लोग पुटअप करते हैं। तो इसी के साथ ज़रा सवाल भी आपसे कर लेते हैं कि अभी इस्लामाबाद का जलसा कर लिया, लाहौर का जलसा कर लिया, अब लाहौर में एक बार फिर जलसा करने पाकिस्तान तरीके से आप जाना चाहती है, और वो इमरान खान की सालगिरह के हवाले से कि जी 5 अक्टूबर को इमरान खान की सालगिरह है, तो मीनार पाकिस्तान पे हमने सालगिरह सेलिब्रेट करनी है। अब क्या मीनार पाकिस्तान पे हुकूमत पंजाब सालगिरह सेलिब्रेट करने की भी परमिशन दे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और आपको दोबारा लाहौर में जलसा करने की इजाज़त क्या मिलेगी, जो कि बज़ाहिर तो बड़ी अजीब सी लगती है। लेकिन ये इस स्ट्रैटेजी से पीटीआई को हासिल क्या हो रहा है, जो जलसा ये जो एक स्ट्रैटेजी है, क्या पीटीआई को कोई सियासी फ़ायदा इससे हो रहा है? उमर डार साहब, पहले तो गरीदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ ना चीज़ को अपने शो में इनवाइट किया। और दूसरी मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि देखें, ये जो मीनार पाकिस्तान है, ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे पाकिस्तान का मीनार पाकिस्तान है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो आइनी और जमहूरी हक होता है जहाँ वो जलसा करना चाहे। अब देखें ना, इस्लामाबाद में भी जहाँ हम जलसा करना चाहते थे वहाँ हमें जलसा करने की इजाज़त ना दी गई। कम से कम 6 मुकामात तब्दील हुए और 6 माह बाद जाके हम जलसा करते हैं संग जानी में, जो एक जंगलों और पहाड़ों के दरमियान, मतलब इस्लामाबाद शहर से आप कह लें कि कोई 15 से 20 किलोमीटर बाहर हमें जगह मिलती है। उसके बाद फिर जिस तरह की रुकावटें खड़ी की जाती हैं, अब लाहौर आ जाते हैं। लाहौर हम मीनार पाकिस्तान में जलसा करना चाहते हैं और हमें मीनार पाकिस्तान की इजाज़त नहीं दी जाती। फिर रात 12 साढ़े 12 बजे जाके जो लाहौर का आखिरी स्टॉप है गज्जूमता, कसूर शहर की तरफ जाते हुए, उससे भी कोई 15-20 किलोमीटर के फासले पर हमें जगह दे दी जाती है, जो बिल्कुल एक चटियल मैदान, और उसका एसओपी तय कर देते हैं कि जी आपने जलसा करना है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। यानी इतनी गर्मी पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी जमात का जलसा इतनी गर्मी में 2 बजे से 5 बजे कभी होता है? चटियल मैदान, कोई वहाँ सायेदार जगह ही नहीं है, मैं आपको गुजारिश करूँ। और फिर उसके साथ क्या होता है, हमारे जब कंटेनर्स पहुंचते हैं स्टेज के लिए, उन्हें पुलिस अपनी तहवील में ले लेती है। कुर्सियां पहुंचती हैं, उन्हें अपनी तहवील में ले लिया जाता है। यहाँ तक कि साउंड सिस्टम तक पुलिस जो है वो ले जाती है। और आप यकीन जाने कि उस दिन जलसे वाले दिन महज एक ट्राले के ऊपर एक कंटेनर था पूरे चटियल मैदान में। और लोग मुझे वहां से कॉल्स कर रहे थे कि उमर डार साहब, यहाँ तो स्टेज ही नहीं बना हुआ, ना कुर्सियां हैं। मैंने कहा भाई ये जलसा ऐसे ही होना है। वो सारे लेकिन डार साहब, चाहे जिस तरह से भी हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहा कि जी बड़ा भरपूर, बड़ा ज़बरदस्त और बहुत बड़ा जलसा कर लिया। सो जलसा तो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या बर्थडे पार्टी मीनार पाकिस्तान पे इसकी परमिशन होनी चाहिए? ये बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड सा होगा कि इमरान खान की सालगिरह है वो सेलिब्रेट करने की मीनार पाकिस्तान पे, क्या इसकी इजाज़त पंजाब हुकूमत से मिल सकेगी? और इस जलसे की स्ट्रैटेजी का फ़ायदा पीटीआई को क्या हो रहा? देखिए जी, पहले तो मैं उन तमाम लोगों को राज तहसीन पेश करना चाहूँगा जो हालिया लाहौर के जलसे में आए। मैं समझता हूँ कि एक एक फ़र्द जो वहाँ जलसे में पहुँचा, जिस तरह की रुकावटें खड़ी की गई हुई थी हुकूमत की तरफ से, वो सुई के नक्के से गुजर कर उस जलसागाह में पहुँचा। सो आई सल्यूट ऑल पीपल्स। अब रही बात मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान में अगर हम अपने लीडर इमरान खान साहब की बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एक खुश आइंद इवेंट है बर्थडे का इवेंट जो है, तो इसमें क्या हर्ज है आप मुझे बताएं। हम खुदा ना खास्ता कोई मीनार पाकिस्तान कोई धरना तो नहीं देने जा रहे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि मीनार पाकिस्तान बर्थडे पार्टीज करने का एक ग्राउंड होना चाहिए, या एक मौका होना चाहिए? मीनार पाकिस्तान एक जगह होनी चाहिए बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने की। जी, इसमें क्या हर्ज है? इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है, और यकीनन जब इमरान खान साहब की बर्थडे होगी तो उसमें यकीन जाने हजारों नहीं लाखों लोग शरीक होंगे। इनको यही तो खौफ है, इनकी तो नींदें उड़ी हुई हैं। मैं आपको बताऊं, गरीदा इमरान खान वो जेल में बैठ के उसने सारी हुकूमत को कुगड़ कूं कर दिया हुआ है। ये हुकूमत एक चलती फिरती लाश बनी हुई है
ना जिंदों में है ना मुर्दों में है। ये आपने और पंजाबी का लोग बड़ा जो है मजेदार लफ्ज इस्तेमाल हुकूमत किया है कि कुगड़ कूं के कर दिया हुकूमत को। जी कुगड़ कूं कर दी है इमरान खान ने इस हुकूमत को, चलती फिरती लाश बना दी है, ना ये जिंदों में है ना मुर्दों में है। और अवाम के लिए इस हुकूमत का वजूद होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो एक आप कह रहे हैं कि जलसों की सियासी स्ट्रैटेजी इस तरह से कामयाब हो रही है कि पीटीआई ने और इमरान खान ने हुकूमत को कुगड़कूं कर दिया, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम आपको मखसूस नशिस्तें नहीं लेने देंगे, किसी भी सूरत में नहीं लेने देंगे। कल आजम नज़ीर तारड़ ने ऐलान कर दिया, आज बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान कर दिया। देखिए ना, ये तो इन्होंने अलमे बगावत कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। मखसूस नशिस्तों का तो आपको याद होगा कि पहला जो फैसला आया था, अक्सरियती फैसला जजेस का, वो 14 गालबन 12 या 14 जुलाई को आया था। जी। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया कि जी हमें अब बहाम है। फिर उसका एक मुख्तसर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया और इलेक्शन कमीशन का वो अबहाम जो है उसे दूर किया। अब ठीक। मखसूस नशिस्तों के हवाले से बाकायदा तफसीली फैसला आ चुका है। तो मैं ये समझ लूँ ये तो एक हुकूमत की तरफ से अलमे बगावत है। और मैं इलेक्शन कमीशन से ये पूछना चाहता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस का इस फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा, कि वो फैसला भी तो सुप्रीम कोर्ट का ही था जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर अमल दरामद किया कि जब तरीके इंसाफ बल्ले से का बल्ले निशान। का निशान किया गया। ठीक। आज जबकि अक्सरियती जजेस ये फैसला कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन जो ठीक। है वो आए बाएं शाएं आए बाएं शाएं ठीक। कर रहे हैं। ठीक। ठीक तो है। मैं समझता हूँ कि ये एक हालात एक बगावत की तरफ जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना तस्लीम करना। अब ठीक। आप बताएं, किसी ठीक। भी मुल्क को अगर आपने तबाह करना है, बर्बाद करना है, तबाही मचानी ठीक। है, उसके लिए जंग की जरूरत नहीं है। ठीक है उस उमर मुल्क डार के साहब, अंदर फिलहाल के आपको लिए दबाव बनाना। उमर डार साहब फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। आपको इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में भी दावत देते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से और इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून से सवाल करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे पीएमएलएन से। मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा पंजाब से इनका ताल्लुक है। शेख रोहेल असगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख रोहेल साहब, शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। आपसे रिजर्व सीटों के फैसले के हवाले से हुकूमत की स्ट्रैटेजी, हुकूमत जिस तरह से ऐलान जंग कर रही है, एक तरह से मुकन्ना बमुकाबला अदलिया, इन सब मामलात पे आपसे ज़रा थोड़ा सा आगे चल के मैं सवाल करूंगी। लेकिन पहले ये सवाल कि पीटीआई एक बार फिर लाहौर में जलसा करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने दरख्वास्त भी दे दी है पंजाब गवर्नमेंट से, इंतज़ामिया से वो इजाज़त भी ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान की आने लगी है सालगिरह, तो मीनार पाकिस्तान पे हमें बर्थडे पार्टी करने की इजाज़त दी जाए, हम वहाँ जलसा करेंगे और सालगिरह इमरान खान की सेलिब्रेट करेंगे। तो आप चूँकि लाहौरी हैं जमपल, तो आप समझते हैं कि मीनार पाकिस्तान पे कोई बर्थडे पार्टी प्लस जलसा होना चाहिए? अच्छा, मैं जो समझ पाया हूँ अपना विंदा, जो आपकी बात, वो मेरे ख्याल में शायद आप अदलिया के फैसलों को लेके और बाकी मामलात को लेके आप बात करना चाह रही हैं। नहीं, वो मैं ऐसा जरा ही है? आगे चल के बात करूंगी। आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली अभी? आवाज थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं उसको कंसंट्रेट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि पीटीआई लाहौर में एक बार फिर जलसा करना चाह रही है और वो कह रही है कि जी इमरान खान की सालगिरह है तो हम वहाँ पे जलसा करना चाहते हैं, सालगिरह मीनार पाकिस्तान पे मनाना चाहते हैं, बर्थडे पार्टी एक तरह से। तो क्या बर्थडे पार्टी प्लस जलसा पंजाब हुकूमत इंतजामिया को इजाज़त देनी चाहिए? देखो गरीदा, मैं आपको अर्ज करूँ, अगर मैं सियासी तौर पे मुकाबला करना तो फिर आपको इस किस्म की कतगल नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप जो माजी में होता रहा है हम उसको बुरा कहते रहे, उस पर खासी हम अपने ख्यालात का इजहार करते रहें कि ये ज्यादती है। कि सियासत में अगर आप अपनी कोई बात करना चाहते हैं, कहीं किसी मैदान में करना चाहते हैं, कहीं किसी जगह पे करना चाहते हैं, ठीक है, आपका हक है, आप कर लीजिए। अब इसको आप सियासी तौर पे किस तरह इसको एक्सपोज करते हो? अब आप जलसा करते हैं, आप उस पे पाकिस्तान का लोगों का सरमाया खर्च करते हैं, उसका हासिल क्या है?
अगर उसका हासिल ये हो कि उससे गरीबों का पेट भर जाए तो मेरे ख्याल में शायद आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अब तो वो सालगिरह मनाना चाहते हैं, अब वो इमरान खान की मीनार पाकिस्तान पे सालगिरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मैं वही यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर आप उस सालगिरह को सेलिब्रेट करके लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप लोग जो है वो बिल्कुल एक ऐसी कौम है या एक ऐसी चीज है जिसका किसी को कोई परवाह नहीं। मतलब अगर इमरान साहब अगर अपना सालगिरह पहले मनाते रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं, मना लीजिए। और फिर भी अगर आप जिद है कि आपने मनाना है तो मेरे ख्याल में अगर आप यही जो सरमाया आप इस पे खर्च करना चाह रहे हैं, अगर आप गुर्बा के मसाइल को हल करने पे इस्तेमाल करते हैं तो मेरे ख्याल में आप बेनिफिशियरी हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा जरा आगे बढ़ते हैं। जो इस वक्त अदलिया बामुकाबला मुकन्नना की सूरत हाल है, इरफान सिद्दीकी नून लीग वो कह रहे हैं कि जी हम मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो पार्लियामान में लेके जाएंगे। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पार्लियामान से नल एंड वॉइड करार पाएंगे और ये जो जंग है, जो लड़ाई है, इसका अंजाम फिर क्या होगा? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूंगा, तो आप इस फैसले की बात कर रही हैं जो अभी इस वक्त फैसला सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने दिया है। गरीदा बात यह है कि मैं आपसे गुजारिश करूं कि कोई फैसला ऐसा नहीं होता जो आपको 100% पसंद आ जाए। आपके खिलाफ भी हो सकता है, आपके हक में भी हो सकता है। मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा था कि अगर आपके पास कंक्रीट किस्म की कोई कानूनी नुकात हैं तो आप उसकी रिव्यू के लिए चले जाएं। और रिव्यू में जब आप जाएंगे तो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान अगर समझते हैं कि इसमें बहुत वजन है आपकी बात में, तो वो आपके उस फैसले को सस्पेंड कर देंगे। तो फिर तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर वो सस्पेंड नहीं करते तो मेरे ख्याल में शायद इलेक्शन कमीशन के पास कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक करे। क्योंकि मैं नहीं समझता कि जो मोअज़्ज़ज़ को कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके पास कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनवन तस्लीम करे। और इसमें माफ कीजिएगा, इसमें पार्लियामेंट का कुछ लेना देना नहीं फैसले के साथ। पार्लियामेंट का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने मुनासिब समझा, अब उसको नल सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच ही कर सकता है, मैं और आप तो नहीं कर सकते ना। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे बैठ के अगर मैं कोई अपनी आरा पेश करूं या कोई अपनी कोई फिलॉसफी बयान करूं, उनका फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरे नहीं ख्याल के मेरी बातों से मगलूब हो। ठीक, बहुत शुक्रिया शेख रोहेल असगर साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में आज शिरकत करने के लिए। और शेख रोहेल साहब नून लीग की पॉलिसी को भी एक तरह से हदफ तनकीद बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन का फैसला ये होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करे और पार्लियामेंट का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये नून लीग की जो पॉलिसी है, इस वक्त हुकूमत की जो पॉलिसी है, उससे वाज़े डिविएशन भी है। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। I'll see you tomorrow 8 o'clock on GTV. Allah Hafiz.